देखो टॉपिक जो आज का है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आपकी जो मटेरियल मतलब जो भी रेजिस्टेंस है उसकी जो रेजिस्टिविटी है मेटल की, है ना, कोई भी एलिमेंट है, उसकी रेजिस्टिविटी जो है ना वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है सबसे पहला तो। और टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी एज वेल एज रेजिस्टेंस, है ना, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे रेजिस्टिविटी है वैसे ही आपका रेजिस्टेंस है ना, दोनों के फॉर्मूले लगभग लगभग सेम है, बस वो सिंबल चेंज हो जाएंगे, बाकी तो कुछ है नहीं, है तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। और दो न्यूमेरिकल करने हैं अच्छे से इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें सॉल्यूशन करने की। एक तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या है एक तो, है ना। और इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हुआ है ना, नेट में तो 2 बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। और जैसे कंडक्टर के लिए पूछा जाएगा वैसे सेमीकंडक्टर के लिए भी पूछा जाएगा। सेमीकंडक्टर के लिए आप 14 नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आता है। तो मान लीजिए कि कोई आपका कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ना, मैं बेसिक आइडिया से आपको पहले बता देता हूँ होना होना क्या है इसमें। ये है कंडक्टर। अभी अगर मान लो कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे सीधे जा रहे हैं, है ना, तो ये उसकी कुछ रेजिस्टिविटी कुछ वैल्यू फिक्स होगी उसकी, है ना। उसके बाद अगर मान लो कि मैंने इसका टेम्परेचर राइज कर दिया नीचे से, है ना, मैं उसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसकी हीट प्रोवाइड की, तो हीट प्रोवाइड करने पर अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा नहीं जाता, उसकी मोशन रैंडमली होती है ना। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, फिर हमने उसका एवरेज टाइम निकाला था कोलाइडेशन का, जिसको कहा जाता था टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, है ना, वर्ड भी हमने यूज किया था वहां पर स्पेशल। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है उसके हिसाब से वो तो आपका अलग अलग जगह पर टकरा के जाने वाला है। तो अब जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा, तो जैसे ही टेम्परेचर राइज होने पर क्या आपके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या इंक्रीज होगी, ठीक है। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो आप समझो कि एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे 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 रैंडमली मोशन करते करते ऐसे यहाँ पर जा रहा है ना। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर गेन करता है टेम्परेचर राइज होने पर, तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसका कोलाइडेशन बढ़ेगा, है ना। नेक्स्ट केस में उसका क्या हो जाएगा, कोलाइडेशन बढ़ जाएगा। तो ये ज्यादा कोलाइड होके जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसको यहाँ से यहाँ पहले रेड कलर में पहुंचने के लिए टाइम T1 लगता है, ब्लू कलर में पहुंचने के लिए टाइम T2 लगता है। तो बोलो T1 और T2 में कौन बड़ा होगा, ज्यादा टकराने के बाद टीएन। जाएगा। तो बताओ, T2 आराम से पहुंचेगा धीरे से क्योंकि ज्यादा टकराया है वो। देखो, है ना, आप समझो कि आपको एक कमरे में से बाहर जाना है और आपको 10 बार टकरा के जाना है ना। और आपको तो उसके लिए टाइम लगता है T1। और मैं आपको बोलूं दूसरी बार आपको 15 बार टकरा के जाना है, उसके लिए टाइम लगता है T2। तो किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, T2 टीटू टाइम ज्यादा में। लगेगा, है ना। तो कोलाइडेशन जितना ज्यादा उतना टाइम ज्यादा, मतलब टेम्परेचर राइज करने में आपका जो टाइम है वो T2 जो टाइम है एक जगह से दूसरे जगह जाने का, वो टाइम T2 जो है वो ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका करंट क्या धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसकी जो रेजिस्टिविटी बढ़ी, आप ऐसा कह सकते हैं इसको, रेजिस्टेंस बढ़ा ना इसका, कोलाइडेशन बढ़ा उसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ा। और रेजिस्टेंस बढ़ा उसका मतलब सीधा आप क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो राइज होती है ना, बढ़ती है हमेशा। एज वेल एज आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा साथ में, है ना। तो सर डिपेंडेंसी में ये होता है। बताओ। सर पर रजिस्टिविटी तो टाउ के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है ना। किसके, टाउ के। तो लॉजिकली तुम समझो रेजिस्टिविटी, तो मैं सिंपल बताऊं कि क्या टाइम ज्यादा लगेगा, तो क्या टाइम ज्यादा लगने पर क्या रेजिस्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं, सर कम हो जाएगी ना। कैसे कम हो जाएगी, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ी के कम हुई, सर वो तो कम रेजिस्टिविटी हो होता जाएगी ना क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो। रेजिस्टिविटी क्या होता है तो मुझे वो बताओ, रेजिस्टिविटी होता क्या रेजिस्टिविटी सर ये एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। है, फॉर्मूला नहीं, मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ। अच्छा ऐसे। लॉजिकली रेजिस्टिविटी मुझे मतलब बताओ। क्या? टेंडेंसी ऑफ एन मटेरियल टू रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट। हम्म, हम्म, तो मतलब तुम्हें कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा, सिंपली तुम लॉजिक समझो कि तुम्हें अगर ज्यादा मैं रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूं, तो रेजिस्टेंस ज्यादा में क्या टाइम ज्यादा लगेगा पहुंचने में एक जगह से दूसरी जगह। और अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में तुम्हें टाइम कम लगेगा।
कैसा समझ पा रहे हो सिंपली? यस सर। तो मैं तो लॉजिकली तो मैं समझा रहा हूँ, है ना। तो ये लॉजिकली आप समझो कि जो टाइम ज्यादा लगता है एक्चुअली में, हम जैसे मैंने कहा ना कि हम इलेक्ट्रॉन कैसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके सीधा, लेकिन ये मोशन एक्चुअली है नहीं, उसकी मोशन कैसे होती है, रैंडम मोशन होती है ना। तो इसकी वजह से तो ये जो जैसे ही आपका जो टाइम है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम बढ़ेगा, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। अब मेन जो कंसेप्ट है आपका इक्वेशन का, है ना, ये तो मैंने लॉजिकली बात समझा दी आपको। अब मेन बात आती है आपकी इक्वेशन की। तो इक्वेशन के बारे में देखेंगे हम। तो रेजिस्टिविटी का इक्वेशन है वैसे ही सेम टू सेम आपका रेजिस्टेंस का इक्वेशन, और उसके न्यूमेरिकल हमें आज करने हैं ना। तो दो अच्छे न्यूमेरिकल है जो आपकी एग्जाम में उसका एक एग्जाम्पल जो है उसको डायरेक्ट उसने एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा था। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, आप उसको टी और टी जीरो कहते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। देखो आप ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी 2 इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी 1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब इसका मीनिंग समझो, ये रेजिस्टिविटी 1 क्या है, 2 क्या है, और ये अल्फा क्या है। सबसे पहले तो, है ना, अल्फा के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अल्फा जो होता है वो होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा को कहा जाता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक तो, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर। अब सब मटेरियल के अलग अलग होता है, उसका मैं बता देता हूँ, वो भी आपको याद रखना है ना। एक बार वो भी एमसीक्यू पूछा गया था कि इसका पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो अल्फा जो होता है फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए आपका जो अल्फा है वो रहता है पॉजिटिव। फॉर सेमी कंडक्टर ये जो होता है आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। और इंसुलेटर के लिए आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कुछ नहीं होता है ना। तो उसकी कोई मतलब जीरो वैल्यू होती है उसके लिए, मतलब कोई इसका कोई मीनिंग नहीं होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्योंकि इसका रीजन भी मैं बताता हूँ, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्यों हम गिनते नहीं है। क्योंकि हमारे पास देखो कोई भी करंट को फ्लो करवाना है तो आप इंसुलेटर को टेम्परेचर राइज करते जाओ, राइज करते जाओ, है ना। तो ऐसा टेम्परेचर राइज करके हम उसको आपका जो रेजिस्टिविटी इंक्रीज या फिर टेम्परेचर राइज करने पर डिक्रीज, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। टेम्परेचर राइज करने पर उसकी जो रेजिस्टिविटी वो डिक्रीज होती है, वो आप 14 नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, लास्ट चैप्टर है वो। तो उसका वो जो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है ना, वो इनवर्स बिहेव करता है। जैसे कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका रेजिस्टेंस है वो सीधा बढ़ जाता है, एक तो, है ना। तो वो सीधा प्रोपोर्शनल है, इसकी वजह से यहाँ पर वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और ये वैल्यू जो है वो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दी जाएगी। अब बात आती है रो 2 और रो 1। ये रो 2 मतलब टेम्परेचर T2 के ऊपर आपकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो रो 2, टेम्परेचर T1 के ऊपर आपकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो रो 1। वैसे ही सेम टू सेम अगर फॉर्मूला मुझे रेजिस्टेंस के लिए लिखना है तो मैं ऐसा लिखूंगा, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी लिखो या फिर T2 माइनस T1 लिखो, है ना, दोनों फॉर्मूला सेम है। डेल्टा टी उसके बाद आप T2 माइनस T1 कर देंगे। तो R1 जो रेजिस्टेंस है एट T1 टेम्परेचर, R2 जो रेजिस्टेंस है एट T2 टेम्परेचर। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि आपको T1 टेम्परेचर पर ये R1 रेजिस्टेंस है तो T2 टेम्परेचर पर निकालिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है आपका मेन रिलेशन। और उसमें आपको जो याद रखना है वो अल्फा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो किसके लिए पॉजिटिव होता है किसके लिए नेगेटिव होता है, वो आपको मतलब पूरी वैल्यू याद नहीं रखनी है। पेज नंबर 102 के ऊपर टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया गया है ना। तो उसमें आपको रेजिस्टिविटी के बारे में बताया गया है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी है। तो वो वैल्यू तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको जो याद रखना है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट की, वही सिर्फ याद रखना है। चलिए, तो उसके बाद हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर सीधा। दो न्यूमेरिकल बहुत ही बढ़िया है, उसमें से एक जो है वो सेकंड इसके बाद का वाला जो है वो पूछा गया है ना। तो उसके लिए एक बड़ा सा डेरिवेशन भी है, उसके बाद आप सीधा वो फॉर्मूला याद कर लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेवल में उसमें। चलो 3.3 एग्जाम्पल देखते हैं। आपको कहा गया है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस अ निक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट व्हेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासिस थ्रू इट, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, मतलब 27 डिग्री के ऊपर उसका जो वैल्यू है वो 75.3 ओम है, ठीक है। तो आपको एक टेम्परेचर दिया गया है
देखो कैसा कहा गया है, तो सबसे पहले तो डेटा बना लो इसमें क्या क्या कहा गया है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको 75.3 ओम दिया गया है सबसे पहले तो। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई, द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकंड टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.68 एम्पियर। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द निक्रोम एलिमेंट, है ना। तो टेम्परेचर आपको फाइंड करना है सेकंड। तो ये मान लो मैं T1 बोलूं इसको, इसको अगर मैं R1 बोलूं, तो मुझे T2 निकालना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है उसने। और उसके लिए मुझे R2 दिया नहीं गया है, तो क्या मैं R2 निकाल सकता हूँ डेटा में से? बताइए, सेकंड रेजिस्टेंस क्या निकल सकता है अकॉर्डिंग टू डेटा? कहीं पर लग रहा है आपको? क्या क्या दिया है देखो, 230 वोल्ट सप्लाई है, 2.68 एम्पियर करंट है। तो R इज इक्वल टू नथिंग बट, तो सेकंड रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, R2 इज इक्वल टू V/I। वोल्टेज है आपका 230 और करंट जो है वो आपका 2.68। तो यहाँ से आपका R2 निकल के आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू 85.8 ओम। 85.8 ओम मैं लिख देते हैं, 85.8 ओम। ठीक है, तो और अल्फा दिया है ना, देखो डेटा में आपको अल्फा का यूनिट याद कर लेना। अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा अल्फा का जो यूनिट है वो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होता है या फिर केल्विन इनवर्स होता है ना। तो ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ चुका है, तो ये भी देख लेना, फॉर्मूला के हिसाब से वो बन जाता है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना है इसको। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था बताओ, याद करो। R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए तो इसमें मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ फॉर्मूला को, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो आंसर सीधा नहीं आएगा ना, मैथमेटिकल स्टेप में गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, R2 इज इक्वल टू R1 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, R1 प्लस अल्फा R1, फिर ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, ऐसे हो जाएगा देखो। तो ये ऐसा हो जाएगा, R2 माइनस R1, वो माइनस इधर ले लो और अल्फा R1 को नीचे ले लो, इज इक्वल टू T2 माइनस T1। और T2 निकालना है, फिर T1 को राइट लेफ्ट साइड लेकर प्लस कर देंगे, है ना। तो वी कैन राइट T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू, T2 निकालना है तो T2 को बना लो सब्जेक्ट, है ना, और यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा उसमें, है ना। तो T1 प्लस यहाँ से R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R1, अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए, ऑल वैल्यूज पुट कर देते हैं। T1 कितना है आपका 27 डिग्री, मतलब 27 प्लस R2, R2 कितना है आपका रेजिस्टेंस 85.8 माइनस R1, बताओ R1 की वैल्यू 75.3 डिवाइड बाई अल्फा, अल्फा डेटा में दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई R1, R1 जो है वो है 75.3। चलिए सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। देखो ये जो 27 डिग्री है प्लस पीछे का जो आपका आंसर है वो आपका 820 आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर। तो ये 220 और 40 और 747, तो T2 इज इक्वल टू 847 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से आपका जो टेम्परेचर T2 है वो बढ़ जाएगा 847 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the resistance of a platinum wire of a platinum resistance thermometer at ice point is a 5 ohm, है ना। आइस पॉइंट के ऊपर उसकी जो वैल्यू है वो आपको 5 ओम दी गई है। आइस पॉइंट मतलब हो गया 0 डिग्री पर, है ना। तो डेटा बनाते जाइए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसकी जो वैल्यू है वो है 5 ओम। यहाँ पर स्टीम पॉइंट के ऊपर उसकी जो वैल्यू है 5.23 ओम। स्टीम पॉइंट मतलब हो गया आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपकी जो वैल्यू है वो है 5.23। If the thermometer is inserted into the hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795। अगर इस थर्मोमीटर को मैं हॉट बाथ मतलब कोई गर्म जगह पर मैं डाल देता हूँ उसको, है ना, पानी भरा हो उसमें, तो उसकी जो टेम्परेचर उसका जो रेजिस्टेंस है वो इतना हो जाता है 5.795, है ना। तो उसको वो टेम्परेचर फाइंड करना है कि कौन सा टेम्परेचर होगा, है ना, वहां पर। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर
है ना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसके, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। टेम्परेचर टी फाइंड करना है। तो बाकी तो आप, मैंने कहा ना कि लास्ट में आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका छोटा सा पार्ट जो है ना डेरिवेशन, मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद आप उसमें आगे बढ़ना। मैं क्या करता हूँ कि सर हमेशा वही ही, तो फॉर्मूला है, कौन सा, इसमें का आपका चेंज है, वही तो फॉर्मूला है, सिर्फ जीरो ही आएगा, एक टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। कौन सा, तो टेम्परेचर ये बना कैसे मुझे आप बोल बताएंगे रहे थे नया, ये जो फॉर्मूला है वो ऐसा नहीं आप बोल रहे नई फॉर्मूला, इसमें तो सिर्फ जीरो ही हो जाएगा ना। जीरो होगा, लेकिन रेफरेंस दो बार लोगे ना तुम यहाँ पर, मैं वो बता रहा हूँ। तुम नहीं यहाँ से, तुम्हारे पास वो, कितने वैल्यू है, T1 T2 T3, यहाँ पर तीन वैल्यू है क्या, तुम्हें निकालना क्या है, T3, ये क्या है, R1 R2 R3। अब बताओ तीन वैल्यू में से तुम T3 कैसे निकाल पाओ, तुम रिलेट तो करोगे ना उसको, तुम क्या इन दोनों को सीधे अप्लाई करके कर दोगे, ओके मैं तुम्हारे पास उसको पूरा टेम्परेचर जीरो ही कोफिशिएंट समझ, कहाँ है, T1 को हाँ, कंसिडर नहीं किया। हाँ, नहीं तुम्हें, तुम्हारे पास अल्फा कहाँ है ऐसा बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही है। सर T1 ये तुम, T2 से अल्फा निकाल लेंगे, हाँ, उससे अच्छा, फिर उसको उससे अच्छा मैं T3 ऐसा हाँ करूँ, T4 उससे आ करके। जाएगा। मैं अल्फा ही निकाल दूँ, तो सीधा अल्फा ही हटा दूँ तो, हाँ सर, अल्फा इसको और अल्फा को इक्वेट कर सकते हैं। हाँ, मैं सीधा इसका ऐसा फायदा करूँ कि मैं सीधा अल्फा ही उड़ा देता हूँ, है ना, रेशियो बनाकर एक, क्योंकि अल्फा आपको डेटा में दिया ही नहीं है, तो अल्फा निकालो, फिर उसके बाद उस अल्फा की वैल्यू पुट करो, है ना, ये लंबी प्रोसेस है। उससे अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, दो इक्वेशन बनाता हूँ और उसमें से अल्फा ही रिलीज कर देता हूँ पूरा, है ना। तो आपको अल्फा दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसकी वजह से आपको एक नया इक्वेशन यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, पहले दो इक्वेशन को जरा ट्राई करता हूँ। रेफरेंस में हमेशा ही 0 डिग्री लिया जाता है, तो उसका फायदा होता है। आपके पास फॉर्मूला क्या है मेन, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, क्या ये है। अब देखो इसमें अगर मैं मान लो कि रेफरेंस T1 जो है वो 0 डिग्री ले लो, तो पीछे का टर्म ही निकल जाएगा, तो मेरा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो मैं ये पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, तो मैं पहले जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड के लिए इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। चलो स्टार्ट करो, पहले और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा बताओ फॉर्मूला, R2 5.2। इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ना, तो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस अल्फा R1 T2 माइनस T1, ऐसे हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख तो ये सकता तो हूँ, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा R1 T2 माइनस T1, ये इक्वेशन नंबर मेरे लिए 4 नंबर है ना। चलो वैसे नंबर नाम देते हैं तो 4 नंबर दे देते हैं। बाकी आपको तो लास्ट में क्या वो फॉर्मूला जो बन रहा है ना वही याद कर लेना है, तो जल्दी से आंसर आ जाएगा उसमें, है ना। आपको डेरिवेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, ये एमसीक्यू है। ये आपको लास्ट टाइम एग्जाम में गुस्सेट में उसने सीधा एमसीक्यू पूछा था, यही सीधा एमसीक्यू, ये एमसीक्यू के फॉर्म में 4 ऑप्शन दिए थे आंसर के। अब मुझे इक्वेशन बनाना है पहले और तीसरे के लिए, रेफरेंस में 0 लूंगा, है ना, इसलिए T1 0 हो जाएगा बार बार, इसलिए वो फायदा होता है, कैलकुलेशन और कम हो जाती है। चलिए बताइए, पहले और तीसरे के लिए क्या लिखूं बताओ, R3 इज इक्वल टू R1, यहाँ से क्या, ये सीधा लिख देता हूँ ना, ये तो डेरिवेशन ऑलरेडी करके रखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू 4, R2 के बदले क्या आ जाएगा, R3, R3 माइनस R1 के बदले तो R1 है ही, अल्फा तो एज इट इज, R1 भी एज इट इज, बताओ T3 माइनस T1 कैसा हो जाएगा, तीसरे और पहले के लिए लिख रहा हूँ ऐसे सेम, तो इक्वेशन नंबर 5। चलो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 को 5 से मैं डिवाइड मार देता हूँ, तो R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R3 माइनस R1 इज इक्वल टू, बताओ अल्फा अल्फा कैंसल, फिर R1 कैंसल, बताओ फिर क्या बचा ऊपर, T3 बचा, नीचे क्या बचा, T2 बचा। इसका रीजन क्या है बताओ, कि R1 भी उड़ गया, अल्फा अल्फा भी उड़ गया, T3 T2 बचा। देखो T1 तो जीरो ही है ना, उसने बताई है T1 क्या है आपकी, जीरो वैल्यू, तो वो तो रखने की जरूरत है ही नहीं आपको। अब आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, T3 निकालना है, तो T3 को बना लो सब्जेक्ट, तो T3 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R3 माइनस R1 मल्टीप्लाई बाई T2। लो खत्म न्यूमेरिकल आपका, वैल्यू पुट करके मुझे आंसर बताओ। थोड़ा यहाँ पर एक करेक्शन है छोटा सा, जिसमें आपका इक्वेशन नंबर 4/5
तो मतलब 4 में जो है R2 माइनस R1 और ऊपर जो है वो T2 आएगा और नीचे जो है T3 आएगा। तो थोड़ा करेक्शन करके ऊपर नीचे कर लीजिए। चलिए, तो R2 माइनस R1 के सामने जो है आपका T2 है और नीचे जो है आपका T3 है। तो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर T3। तो T3 इज इक्वल टू ये R3 माइनस R1 वो सामने चला जाएगा और R2 माइनस R1 और मल्टीप्लीकेशन में T2 है ना। चलिए सभी वैल्यू पुट कर लीजिए और पुट करने के बाद आंसर बता दीजिए। चलिए, तो आपका जो आंसर है सॉल्व करने पर 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए आपके जो न्यूमेरिकल है वो खत्म हुए। अभी कोई एग्जाम्पल इसमें बचता नहीं है, कोई टॉपिक बचता नहीं है ना। उसके बाद छोटा सा पावर की बात है। तो पावर तो आपको पता ही है, P इज इक्वल टू VI। तो हीट के एनर्जी के फॉर्म में जो लॉस होता है वो पावर तो आपको पता ही है ना। I2RT करके हीट एनर्जी जो लॉस होती है तो वो भी आपको फॉर्मूला पता है ना। तो उसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। उसके क्वेश्चन जो है MCQ में आएंगे तो वो जो है सीधे MCQ जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे सीधे MCQ के, है ना।